कि क्या 2 जजों की खंडपीठ जो है वो लाल बाबू हुसैन मामले के परिप्रेक्ष्य में क्या उसके खिलाफ जाकर कोई फैसला दे सकती है और एसआईआर को वैध ठहरा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह सकता है कि चुनाव आयोग को जो है वो कानून बनाने का भी अधिकार है, जो कि संसद का विशेषाधिकार है? ये कानून बनाने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है तो चुनाव आयोग किस तरीके से अधिकार कर सकता है? तो ये राजीव जी यहाँ आकर पेंच फंसता है। तो अब अगर जो कानून की कसौटी है उस पर अगर देखा जाए तो ये एसआईआर निरस्त होगा, लेकिन उसके बाद एसआईआर से चुनी हुई सरकार भी क्या निरस्त हो जाएगी, इसको लेकर नहीं कहा जा सकता, चूंकि अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई और उसके बाद बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में पूरी भी हो चुकी और वहाँ चुनाव भी हो चुके, और ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान कहीं में अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट जो है वो पूरी आ चुकी है और कई अन्य राज्यों में आ गया है। तो ये राजीव जी देखना होगा कि अब जो फैसला आता है वो फैसला क्या आता है और क्या कानूनी पक्ष, और अगर राजीव जी मतलब मुझे लगता ये है कि शायद इसको बड़ी बेंच को रेफ़र भी किया जा सकता है, क्योंकि 2 बेंच की खंडपीठ अगर राजीव जी फैसला सुनाएगी तो उसको यही सुनाना पड़ेगा कि एसआईआर अवैध है और चुनाव आयोग को इसका कोई अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। और अगर बेंच के मन में ये होगा कि चुनाव आयोग को थोड़ी छूट दे दी जाए तो फिर बड़ी बेंच को रेफर कर दिया जाएगा, ताकि बड़ी बेंच में जाकर ये मामला फिर लाल बाबू का फैसला जो था वो 3 बेंच का फैसला था, 3 बेंच का फैसला था। लाल बाबू हुसैन का मामला आप जानते हैं 94 का ये मामला है शायद, जी हाँ, और उसमें जो साफ साफ है उसको अगर देखा जाए तो ये एसआईआर अवैध है, ये गैर कानूनी है अगर उस फैसले को गौर फरमाया जाए तो। और वो फैसला 3 जजों की बेंच का दिया हुआ फैसला, लेकिन यहां 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, क्या उस फैसले को आज पलटेंगे? अगर 2 जज और कानूनन 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच के फैसले को नहीं पलट सकते, तो इसलिए क्या इसे बड़े बेंच को दिया जाएगा? बड़ी बेंच में यह फैसला, यह पूरा का पूरा मामला जाएगा? यह भी एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल यहां पैदा होता है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि बेंच असेंबल हो गई है, बेंच बैठ गई है, यानी दोनों जज बैठ चुके हैं और यहां पर 2 वकील एडवोकेट राकेश द्विवेदी और राकेश द्विवेदी जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से हैं, राकेश द्विवेदी, और इधर अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों वर्चुअली जुड़ रहे हैं, तुषार मेहता जो हैं और बृंदा ग्रोवर ये फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। तुषार मेहता आज आप जानते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो फ्रंट रो में, और इस केस को पूरा, और इस केस में आप याद कीजिए जब राजू थे, इसमें राजू अपनी दलील पेश कर रहे थे, राजू पेश नहीं कर पाए, फिर तुषार मेहता आए थे, याद होगा आपको, और बहुत सारे सवाल दागे जा रहे थे बृंदा ग्रोवर की तरफ से, इधर कपिल सिब्बल की तरफ से, उनके अलावा फिर अभिषेक सिंघवी की तरफ से, ये तमाम दलीलें पेश की जा रही थी। बहुत हड़बड़ा गई थी सरकार, फिर तुषार मेहता ने अपनी बातें यहां रखी थी, तो ये सब कुछ था। और ये अब आज फैसला आना है, ये फैसला पहले नंबर पर है, आज इस लिस्ट में पहले नंबर पर यही फैसला है, और इसीलिए बेंच बैठ गई है और सीधे सीधे फैसले की घड़ी, फैसले का इंतजार है कि बेंच कब फैसला सुनाती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डे आज का होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, और इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, क्या यहां से एक नई तस्वीर एसआईआर पर हम देखेंगे, एक नया और वो फैसला जो इस देश के लिए हितकारी होगा, क्या इस देश की जनता के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यह पावर नहीं है कि वो एक साथ पूरे राज्य में एसआईआर करवाए। अगर आप देखें तो जो पीआरआई जो एक्ट है, ये लोक प्रतिनिधित्व कानून, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 और 1951, इन सबको आप देखेंगे तो उसमें जो 21 धारा 21/3 जो है वो साफ साफ कहता है कि ये अधिकार सुप्रीम इनको इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, आप करवा सकते हैं एसआईआर, लेकिन एसआईआर किसी एक विधानसभा के किसी एक क्षेत्र में किया जा सकता है। विधानसभा भी पूरा एंटायरली नहीं, उसके किसी एक जहां पर यह शक हो कि यहां शायद कुछ गड़बड़ हुआ है कुछ। लेकिन दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट यहां हो जाती है, जो अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि, और वो भी लाल बाबू हुसैन के फैसले के बाद, कि किसी का नाम ऐसे नहीं काट सकते आप, किसी का नाम बिल्कुल छू मंतर नहीं कर सकते कि नहीं जी आज से आप। और यहां हुआ क्या, एसआईआर की घोषणा के साथ साथ आपका नाम, आप जीरो हो गए, जितनी पूरी लिस्ट जीरो हो गई।
शून्य हो गई, यानी वो लिस्ट अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई जिस राज्य में। अब इसके बाद आपको नाम जुड़वाना है, लेकिन कानून यह कहता है कि आपका नाम अगर एक बार जुड़ गया है तो दोबारा आपका नाम नहीं कटेगा। और काटने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कोई एक आदमी, या तो आप खुद दीजिए कि मेरा नाम काट दीजिए और उसके लिए आप जेन्युइन रीजन बताइए कि मैं यहां से शिफ्ट हो रहा हूं, मैं यहां से दूसरे स्थान पे जा रहा हूं, यह बताइए, या किसी की डेथ हो गई है यह बताइए। लेकिन तीसरा यहां महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या यह सब किए बिना और आप नाम काट देंगे। नाम काटने के लिए एक और भी प्रक्रिया है, वो ये है कि मेरा नाम कटवाना है तो अमलेंदु जी कहेंगे, मेरी शिकायत करेंगे कि ये अवैध रूप से रह रहे हैं, ये यहां के नागरिक नहीं हैं। फिर अमलेंदु जी जो हैं ये साबित भी करेंगे, इनसे पूछा जाएगा कि कैसे आप कह रहे हैं, तो अमलेंदु जी साबित करेंगे कि राजीव जो हैं ये अवैध रूप से हैं। उसके बाद यहां तीसरी बात आएगी कि मुझे नोटिस दिया जाएगा कि आपके ऊपर अमलेंदु जी ने ये शिकायत दर्ज कराई है, इसके बदले आप ये प्रूफ दे दीजिए। और मैं प्रूफ अगर दे दिया तो अमलेंदु जी गलत हो गए, अगर प्रूफ नहीं दिया तो मेरा नाम कट जाएगा। और उसके लिए भी 3 लोगों की कमीशन, वो ऐसा नहीं कि फटाफट कर देंगे, ये सारी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बाद किसी का नाम कटता है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपका, मेरा, सबका नाम, जहां जहां एसआईआर, सबके नाम खत्म। अब आपको नाम जुड़वाना है। यहां तो पहले था कि हर वोटर, कोई वोटर छूटे नहीं, कोई मतदाता छूटे नहीं, यही तो इलेक्शन कमीशन कहता था। लेकिन अब यहां है कि सब मतदाता को बाहर कर दो, अपने हिसाब से मतदाता चुन के ले आओ और उसके बाद वोट करवा दो और पश्चिम बंगाल में सरकार बना लो, असम में सरकार बना लो, बिहार में सरकार बनवा लो। यही तो है। बिहार से इसकी शुरुआत होती है। 25 जून से 24 जून को नोटिफिकेशन, 25 जून से काउंटिंग, इसकी एसआईआर की शुरुआत हो जाती है और जुलाई के फर्स्ट वीक में 8 जुलाई को पहली हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में। और आज तारीख कितनी है याद है आपको? आज 27 मई 2027 है, 26 है, 27 मई 2026। और इसकी सुनवाई कब हुई थी? पहली सुनवाई 8 तारीख को, 8 जुलाई 2026। कितने महीने हो गए? 10 महीने हो चुके हैं। उधर 4 महीने, 5 महीने उधर और इधर 5 महीने, 10 महीने। जी हां, 10 महीने से ज्यादा, 11वां महीना चल रहा है। और 11 महीने में कितने राज्यों में हो गए एसआईआर? बिहार में करवा लिए। ये हो सकता था कि चलिए बिहार में करवाए हैं और ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, लीगल है या इलीगल है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसीलिए अभी एसआईआर की आप घोषणा मत कीजिए। किसी राज्य में आप एसआईआर नहीं करवाएंगे क्योंकि मामला जो है वो प्रीजुडिस है, लेकिन अंडर जुडिडिक्शन है, माफी चाहूंगा, अंडर जुडिडिक्शन है, इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन होता क्या है, अब आप देखिए, एक बात बहुत मजेदार है। कहीं आप सड़क बनवाते हैं, सड़क के बीच में कोई घर है, उसको तोड़ना है, वो घर वाला जो है चला जाता है कोर्ट में, कोर्ट स्टे दे देता है कि नहीं जी, आप अभी इस पर जब तक फैसला नहीं आएगा आप रोड नहीं बनाएंगे। होता यही है। बिल्कुल राजीव जी, मैं जिस रास्ते से आता हूं उस रास्ते पे 150 मीटर ज़मीन जो है वो एक कंपनी की है और उसने उस पर स्टे लिया हुआ है, वर्षों से स्टे है, वो इतना हिस्सा जो है टूटा हुआ है। आप समझ लीजिए उस पर बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है और उसके बावजूद उस पर कंकड़ तक नहीं पड़ पाता है, ये है। और इधर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, एक राज्य का चल रहा है, उसके बाद जो है उसी समय 3 राज्यों में, 4 राज्यों में और घोषणा कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर खामोश रहता है कि भाई ठीक है, हम बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ये राजीव जी, जस्टिस सुभाष धूलिया ने पहली सुनवाई में कहा था कि आप जो समय मांग रहे हैं इसको आगे करने के लिए, आप इसी समय मांग रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो कोई भी अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये और यहाँ तो राजीव जी ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा जाए कि आंख मूंद कर जो थी चुनाव आयोग को ये दे दिया पीछे से कि आप कुछ भी करते रहिए, हम बाद में इसको देख लेंगे। अब राजीव जी आज अगर इसको निरस्त कर भी दिया जाता है तो सवाल ये है कि एसआईआर के आधार पर चुनी हुई सरकारें, बिहार की, केरल की, पश्चिम बंगाल की, पुडुचेरी की, तमिलनाडु की, क्या ये सरकारें फिर अवैध घोषित कर दी जाएंगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो राजीव जी 2 राज्यों के लिए, खासतौर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए, जहां ये लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम काटे गए और हार जीत का अंतर जो है राजीव जी वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में क्या फिर ये चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे? ये सवाल उठता है। तो ये राजीव जी एक तरह से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग को एक रास्ता दिया कि आपको जो करना करते रहिए, हम कानून पे बाद में करते रहेंगे, जिस पे राजीव जी बाद में बहस हुई इसकी कानूनी क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो इसी पे होना चाहिए था, लोग तो इसी के लिए गए थे ना कि इसको कानूनी अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को कराने का, इसको रोका जाए। आपने उस पर स्टे भी नहीं दिया उसमें कि भाई ये कानूनी मसला है, संवैधानिक आपके अधिकार को चुनौती दी जा रही है और आप इसको किस तरीके से करा रहे हैं।
और चुनाव आयोग की तरफ से राजीव जी जो भी तर्क आए, कोई भी तर्क जो था वो ये पुष्ट करने वाला नहीं था कि उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि नहीं है। खासतौर से राजीव जी जो लाल बाबू हुसैन मामले का बार बार जिक्र आया, लाल बाबू हुसैन के मामले में जस्टिस AM अहमदी की बेंच जो थी, CJI थे वो उस समय 1995 में उसने ये फैसला दिया और 1994 में ये मुकदमा गया था। और उसमें कहा शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कि अगर किसी वोटर का नाम पहले से लिस्ट में है तो उसे अपनी नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चुनाव आयोग को किसी पर शक है तो नागरिकता ना होने का सबूत खुद चुनाव आयोग को देना होगा। स्पष्ट है राजीव उस आदेश में। यानी अगर आप SIR में 91 लाख लोगों के या 1 करोड़ लोगों के, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के आप नाम काट रहे हैं, तो इनके सबूत चुनाव आयोग को देने हैं कि ये जो भारत के नागरिक नहीं है और इनका नागरिक उसमें लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा किया गया है पूरी तरीके से। फिर यह कहा गया उस आदेश में कि किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसे प्राकृतिक न्याय का नियम कहते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक न्याय के नियम का भी उल्लंघन हुआ और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुआ। पुराना रिकॉर्ड मान्य है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले चुनाव में वोट डाला था तो इसका मतलब है कि उसकी जांच पहले ही हो चुकी है। सिर्फ शक के आधार पर उसका नाम नहीं काटा जा सकता। ये लाल बाबू हुसैन मामले में राजीव जी 3 आदेश जो हैं स्पष्ट रूप से जस्टिस अहमदी जो थे CJI उस समय के, उनकी 3 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला दिया था। तो अब देखना यह कि क्या आज जो 2 जजों की खंडपीठ है, हालांकि इसमें भी अब CJI है, लेकिन जिस समय ये मुकदमा उनके पास पहुंचा था उस समय वो CJI नहीं थे, जस्टिस सूर्यकांत जी। तो अब वो देखते हैं कि क्या फैसला ये बेंच देती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फैसला क्या देती है, यहां क्या सुनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, और इसमें सबसे ज्यादा जो बातचीत हुई इस पर वो बात है धारा 21 की, 21(3) की, और जिसके तहत ये यहां अवैध गैर कानूनी बताया गया। अभिषेक सिंघवी साहब से जब हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था इस पर, चूंकि वो खुद लड़ रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती पेश कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें पॉडकास्ट में बताई थी। आप लोगों ने उस पॉडकास्ट को देखा होगा। आज जो दलीलें अभिषेक सिंघवी ने, जो दलीलें बृंदा ग्रोवर ने, जो दलीलें तमाम दूसरे वकीलों ने दी हैं, शादान फरासत जो हैं उन्होंने दी है, और भी वकील शंकर नारायणन ने दी हैं, कपिल सिब्बल ने दी हैं, और इसी मसले में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। देखिए इतने सारे वकील, निजाम पाशा, ये सारे, निजाम पाशा, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, बृंदा ग्रोवर, शंकर नारायणन, शादान फरासत, ये तमाम वकील जो हैं 7, 8, 10 वकील अपनी अपनी दलीलें और संवैधानिक गैर संवैधानिक, किस ढंग से ये गैर संवैधानिक है इस पर इन्होंने पूरी दलीलें पेश की थी, अपनी बातें रखी थी। और यहां कई जगह बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड में नजर आया था चुनाव आयोग। राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से खड़े थे, वो भी कुछ ऐसी दलीलें दे रहे थे जो हास्यास्पद लग रही थी, हंसी आ जाती थी उनकी दलीलों पे। लेकिन फिर भी जब दलीलें पेश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग, तो दलीलें हैं। और उसमें आप याद कीजिए कि एक ये भी दिखाया गया था कि कैसे लोगों के नाम, उन लोगों के नाम काटे गए जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता दिया गया। ये सारे खेल हुए हैं बिहार में, ये सारे खेल हुए हैं बंगाल में, तो और भी 2 कदम 4 कदम आगे कि अगर किसी का नाम में बंदोपाध्याय है और उसने बनर्जी लिख दिया है, या मुखर्जी है मुखोपाध्याय लिख दिया है, चूंकि बंदोपाध्याय लोग बनर्जी लिखते हैं, मुखोपाध्याय शॉर्ट फॉर्म मुखर्जी लिखते हैं, और ये एक प्रक्रिया, और खासकर अंग्रेजों के आने के बाद ये सारी चीजें नाम में गड़बड़ हुआ, जैसे कोलकाता कैलकाटा हो गया, तो ये सब कुछ था। लेकिन इस कारण सब गड़बड़ हुआ है, इतना ज्यादा गड़बड़, और उसके बाद वहां पर अपने हिसाब से पूरी वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, चुनाव होता है, बीजेपी के बल्ले बल्ले। अब लोग कहेंगे बीजेपी को लोग जिता रहे हैं तो क्या करें, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले इतने लोग हैं तो क्या करें, मोदी के नाम पर बीजेपी जीत रही है तो क्या करें, एक बार जरा फेयर इलेक्शन करवा दे चुनाव आयोग जरा जैसे गोदी मीडिया है वैसे गोदी मीडिया की तरह अपना काम करना छोड़ दे, और एक फेयर, एक पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाए, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब अगर देश की जनता बिल्कुल बल्ले बल्ले करेगी, देश की जनता अगर नरेंद्र मोदी को ही चुनना चाहेगी, उनकी पार्टी को चुनना चाहेगी, तो चुने, हम भी नतमस्तक
तक हो जाएंगे। लेकिन बात यहां है कि आखिर शंका आशंका के बीच जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इसकी चुनौतियों पर अब संकट और गहराता है, क्योंकि यहां 2 जजों की बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची, और दोनों जस्टिस सूर्यकांत के बयान पिछले दिनों काफी हंगामेदार बयान रहे हैं। एक तो कॉकरोच का बयान, कॉकरोच पार्टी तक में कॉकरोच जनता पार्टी, और किस ढंग से बवाल मचा वो आपने देखा। पर्यावरण को लेकर, यानी पर्यावरण पे भी पीपावाव जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर जब एक केस की सुनवाई कर रहे थे यही चीफ जस्टिस साहब, तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा बता दीजिए जिसमें पर्यावरणविद जो हैं वो आते हैं और ये कहें कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, हम इसका समर्थन करते हैं, और ये आ जाते हैं, इनका काम ही है विरोध करना। ये जो एक और इस मेंटालिटी के साथ अगर कोई माफी चाहूंगा मिलॉर्ड आपसे, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता, हमारी टीम अमलेंदु जी भी शायद सहमत नहीं हो सकते, और ये टिप्पणी है, ये फैसला नहीं। ऑर्डर होगा तो सहमति या सहमति अलग चीज है, ऑर्डर इज ऑर्डर, बट ये टिप्पणी, इससे सहमत कोई नहीं हो सकता। 600 लोगों ने आपको चिट्ठी लिखी है, 72 लोगों ने अलग से चिट्ठी लिखी है, ये सारी चीजें आखिर क्यों हो रही हैं? आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके खिलाफ कॉकरोच पार्टी बनती है, ये भले वो पॉलिटिकल ये हो, लेकिन कॉकरोच शब्द आप कहते हैं, युवा जो है, उसके बाद आप सफाई देते हैं, सफाई भी पूरी नहीं आती है, तो सफाई भी मोदी जी के अनुसार देते हैं, विकसित भारत का इस्तेमाल करते हैं, परजीवी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी अगर आपको शंका आशंका होने लगे, न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद आप ना करें, तो फिर तकलीफ तो होती है। ये भारत इस ढंग का भारत नहीं था जहां लोगों का विश्वास टूटता रहे, ये विश्वास टूटने वाली बात है, और यहां पर वही दिखाई देता है अमलेंदु जी कि कहीं ना कहीं ये विश्वास जो है संवैधानिक संस्थाओं से उखड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है, देश की जनता टूट रही है। और इसीलिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 धारा 21/3, और उसमें साफ साफ है कि SIR आप अगर करवाना है आपको तो आप किसी स्पेशल क्षेत्र के, विधानसभा के स्पेशल क्षेत्र में आप करवा सकते हैं। आप एंटायर राज्य और एंटायर पूरे देश में नहीं करवा सकते हैं, जो आप करवाने जा रहे थे, करवा रहे हैं, जा नहीं रहे थे। अभी 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा और हो चुकी है, उसमें भी कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या चल रहा है? जी राजीव जी, अब जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जो है फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, और जस्टिस सूर्यकांत जो है वो उन्होंने अपनी पहले भूमिका रखना शुरू की है फैसले की, और कह रहे हैं कि याचिकाओं का यह समूह विशेष गहन पुनरीक्षक यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है, विशेष रूप से बिहार में चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित गहन पुनरीक्षण के संबंध में। यह चुनौती मूल रूप से चुनाव आयोग के उस निर्णय से उत्पन्न हुई जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया था। यह कवायद शुरू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जनसांख्यिकीय बदलावों, शहरीकरण और बड़े पैमाने पर हुए पलायन के कारण मतदाता सूचियों में काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। इसलिए चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व की पूर्ति हेतु आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का संकल्प लिया। इसकी शुरुआत बिहार से की गई क्योंकि वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में बिहार विधानसभा के आम चुनाव होने की संभावना थी। आगे कहते हैं जस्टिस सूर्यकांत की दोनों पक्षों की विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद और जिस क्रम में घटनाएं सामने आई उनका जायजा लेने के बाद, साथ ही सभी पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों को देखने के बाद हम इस सुविचारित राय पर पहुंचे हैं कि निम्नलिखित मुद्दों के विश्लेषण की आवश्यकता है। पहला, क्या भारत के चुनाव आयोग के पास SIR जैसी प्रक्रिया को संचालित करने की शक्ति है? दूसरा, क्या SIR के तहत की गई जांच किसी वैध उद्देश्य पर आधारित है, और यदि हाँ तो क्या चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए उपाय उन लक्ष्यों के अनुपात में हैं जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? तीसरा, क्या SIR के तहत जांच करने में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के विपरीत है या उनका उल्लंघन करती है? जी 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 बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि याचिकाओं के इस समूह में
याचिकाएं बहुत लगाई गई थी। याचिकाओं के इस समूह में विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। विशेष रूप से बिहार में चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित गहन पुनरीक्षण से यह चुनौती मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) जिसका जिक्र भी कर रहे थे हम लोग, के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग के उस निर्णय से उत्पन्न हुई है जिसमें बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का निर्देश दिया गया था। जनसांख्यिकीय भिन्नताओं यानी वहां पर जो जनता जो पॉपुलेशन है उसकी भिन्नता, शहरीकरण और बड़े पैमाने पर प्रवासन यानी वहां से जो लोग बाहर चले गए, इसके कारण मतदाता सूचियों में पर्याप्त परिवर्तन होने के कारण यह प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया था। ये लिख रहे हैं, इस ऑर्डर में बता रहे हैं। इसीलिए चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, जी हां, चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू करते हुए राष्ट्रव्यापी विशेष पुनरीक्षण करने का संकल्प लिया, क्योंकि बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 के अंत में होने की संभावना थी। मुख्य न्यायाधीश ने इसके आगे कहा कि दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने और घटनाक्रमों का अवलोकन करने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निम्नलिखित मुद्दों का विश्लेषण आवश्यक है। पहला, क्या भारत का चुनाव आयोग जो है उसके पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार है? यह सवाल है। दूसरा, क्या एसआईआर के तहत जांच एक वैध उद्देश्य पर आधारित है? अगर हां, तो यह क्या निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए गए उपाय लक्षित उद्देश्यों के अनुपात में है? तीसरा, क्या एसआईआर के तहत जांच करने के निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के विपरीत है या उल्लंघन में है? यह बात यहां पूछी गई। इसके बाद यहां कि एसआईआर निर्देश देने वाले विवादित आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में हमने विवाद को संक्षिप्त किया है। फिर हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा है क्या कि दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर जो सवाल है वो यही सवाल है कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर करवाने का अधिकार है। हमने दलीलों पर विचार किया और पाया कि क्या इसका उद्देश्य वैध है और क्या उपाय आनुपातिक है। क्या एसआईआर जनप्रतिनिधित्व के कानून के नियमों के विपरीत है? क्या संवैधानिक जनादेश और वैधानिक नियमों के तहत है चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का अधिकार है या नहीं है? इसी पर तो बहस हो रही थी। ये सारी चीजें हैं। आगे क्या कुछ है अमलेंदु जी? जी राजीव जी, आगे जो है आप काफी लंबा चौड़ा बोल रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं एक नया और महत्वपूर्ण तर्क उठाया गया कि चुनाव आयोग के पास उन व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति को सत्यापित करने का अधिकार नहीं है जो मतदाता सूची में शामिल होने या उसमें बने रहने की मांग कर रहे हैं। जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है, यानी क्या चुनाव आयोग के पास गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है, हमने विरोधी तर्कों पर विचार किया और हम अपने निष्कर्ष दर्ज करने की ओर आगे बढ़ते हैं। वैधानिक योजना और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जांच करने के बाद अब हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिसे हमने पहले तैयार किया था। वह प्रश्न यह है कि क्या विवादित एसआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के सीधे विरोध में है, और क्या यह मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे का स्थान ले लेता है। हमारी राय में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं में ही दिया जाना चाहिए। यानी कर दिया स्पष्ट। सेक्शन 21(3) से मिली शक्ति का मकसद साफ तौर पर खास हालत में काम करना है और यह संसद द्वारा चुनावी प्रक्रिया पर असर डालने वाली खास जरूरतों के लिए बनाया गया एक खास कानूनी तरीका है। सेक्शन 21(3) के तहत सोची गई कार्यवाही सेक्शन 21(2) और रूल 25 के तहत सोचे गए आम संशोधन के तरीके से काफ़ी अलग है। जब कानून खुद ही किसी समय कारण लिखकर जिस भी तरीके से चुनाव आयोग ठीक समझे एक खास संशोधन की इजाज़त देता है, तो जिस कार्रवाई पर सवाल उठाया गया उसे सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि वह आम संशोधन के लिए तय किए गए आम तरीकों के हर पहलू के मुताबिक नहीं है। हमारी सोची समझी राय में जिस एसआईआर पर सवाल उठाया गया है वह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट और नियमों की जगह नहीं लेता, बल्कि ये सेक्शन 21(3) द्वारा तय की गई कानूनी सीमाओं के अंतर्गत आर्टिकल 324 के तहत मिले संवैधानिक आदेश को जिंदा करता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से ज़्यादा काम किया है।
हम इस बात पर भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि एसआईआर के जरिए जिस उद्देश्य को हासिल करने की कोशिश की जा रही है उसका सीधा संबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से वोट डालने की प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं होते हैं, वे मूल रूप से मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। चुनाव आयोग की भाषा में ही आ रहे हैं सब चीज़। राजीव जी, आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण यानी पिछली गहन समीक्षा के बाद से 4 दशकों से ज़्यादा का समय बीत जाना, इन बड़े वर्षों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ना हटाना, तेजी से शहरीकरण, पलायन और उसके परिणामस्वरूप मतदाता सूचियों में नामों के दोहराव, गलतियों की संभावना स्पष्ट रूप से उसी बुनियादी सत्यनिष्ठा को बनाए रखने की दिशा में निर्देशित हैं। हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि यह विवादित प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाई गई है। इसके विपरीत हमारा मानना है कि चुनावी एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है। दूसरे मुद्दे पर यानी क्या चुनावी एसआईआर किसी वैध उद्देश्य पर आधारित है और क्या चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए उपाय आनुपातिकता की शर्त को पूरा करते हैं, अब हम इस मामले की जांच करेंगे। तो ये साफ साफ यहाँ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग को यहाँ हरी झंडी दी जा रही है, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कह सकते हैं। और मुख्य न्यायाधीश ऑर्डर पढ़ते हुए ऑर्डर पढ़ रहे हैं, अपनी बातें यहाँ अपनी उन दलीलों के आधार पर अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, यानी फैसला सुना रहे हैं। और फैसले में साफ दिखाई दे रहा है कि ये मामला जो है वो किस दिशा में जा रहा है वो साफ दिखता है। यानी जस्टिस सूर्यकांत जो कह रहे हैं, जरा आपको दोहराता हूं, कह रहे हैं कि एक नया और महत्वपूर्ण तर्क उठाया गया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में शामिल होने या अपना नाम बनाए रखने के इच्छुक व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति सत्यापित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ये कह रहे हैं एक नया, देखिए, एक नया और महत्वपूर्ण तर्क उठाया गया दलील पेश करने वाले यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि चुनाव आयोग जो है वो ये कर रहा है कि लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के की नागरिकता की स्थिति स्थापित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ये उठाया गया, ये कह रहे हैं। उसके बाद पहले मुद्दे के संबंध में, अर्थात क्या चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण करने के लिए अधिकृत है, हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया और अब हम अपने निष्कर्ष दर्ज करने जा रहे हैं। निष्कर्ष क्या दर्ज कर रहे हैं कि वैधानिक योजना और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जांच करने के बाद अब हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिसे हमने पहले ही उठाया था। अर्थात क्या विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण अधिनियम 1950 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से विरोधाभास में है, और क्या यह मतदाता सूची के पुनरीक्षण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे का स्थान लेता है। हमारी राय में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। यानी साफ साफ इन्होंने कह दिया कि एसआईआर करवाना गैर वैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, यह साफ साफ कह दिया। और दूसरा, नियमों के हिसाब से अगर किसी से उसकी नागरिकता जांच करने का अधिकार भी इनके पास है, वो भी वैधानिक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यहां कहते हैं कि धारा 21(3) के अंतर्गत दी गई शक्ति स्पष्ट रूप से साफ तौर पर असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए अभिप्रेत है और यह संसद द्वारा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली विशेष आपात स्थितियों के लिए निर्मित एक विशिष्ट वैधानिक तंत्र है। धारा 21(3) के अंतर्गत परिकल्पित प्रक्रिया नियम 25 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 21(2) के अंतर्गत परिकल्पित सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रिया से मौलिक रूप से अलग है, भिन्न है। जब स्वयं कानून किसी भी समय दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर और निर्वाचन आयोग द्वारा यानी चुनाव आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके के विशेष पुनरीक्षण को अधिकृत करता है, तो विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए परिकल्पित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। और कह रहे हैं कि हमारी राय में विवादित विशेष पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नियमों का स्थान नहीं लेता है और बल्कि यह धारा 21(3) द्वारा प्रदान की गई सटीक वैधानिक सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 321 यानी संविधान की धारा 3 संविधान का आर्टिकल 324 के तहत 324 के तहत संवैधानिक जनादेश को सक्रिय करता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सूर्यकांत आगे कहते हैं कि हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं
पूरी तरह संतुष्ट हैं। कह रहे हैं एसआईआर द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते, वे मूल रूप से मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव हैं। और चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण अर्थात अंतिम गहन संशोधन के बाद 4 दशकों से अधिक का समय बीत जाना, वर्षों से बड़े पैमाने पर नाम जोड़े और हटाए जाना, तीव्र शहरीकरण, प्रवासन और परिणाम स्वरूप मतदाता सूचियों में पुनरावृत्ति और अशुद्धियों की संभावना स्पष्ट रूप से उस मूलभूत सत्यनिष्ठा को बनाए रखने की दिशा निर्देशित है। और यहां पर सूर्यकांत कहते हैं कि हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि विचाराधीन प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाई गई है। इसके विपरीत हमारा मानना है कि चुनावी आदेश निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है। दूसरे मुद्दे पर अर्थात क्या चुनावी आदेश वैध उद्देश्य पर आधारित है और क्या चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए उपाय अनुपातिकता की आवश्यकता को पूरा करते हैं, हम अब इस मामले की जांच करेंगे। यानी दूसरा जो उद्देश्य है उसकी जांच करेंगे। मुख्य न्यायाधीश आगे कहते हैं कि इस संबंध में कुछ प्रश्न तैयार करना उचित होगा। विवादित कार्यवाही की अनुपातिकता के संबंध में निम्नलिखित 4 प्रश्न विचारणीय हैं। पहला कि क्या विवादित कार्यवाही आयोग के संवैधानिक और वैधानिक जनादेश के अनुरूप एक वैध उद्देश्य पर आधारित है। दूसरा, क्या चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए साधन लक्षित उद्देश्यों के साथ उचित संबंध रखते हैं। तीसरा, क्या उठाए गए उपाय आवश्यक थे, इस अर्थ में कि क्या कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं थे जो कम प्रतिबंधों के साथ समान उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो। और चौथा, क्या निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के महत्व और संवैधानिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच उचित संतुलन बनाए रखा गया। ये यहां पर 4 सवाल और इन चारों पहलुओं की विस्तार पूर्वक जांच करने के बाद हमारा ये सुविचारित मत है कि उपाय की अनुपातिकता का आकलन अंततः अमूर्त रूप से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन के तरीके से किया जाना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रारंभ यानी शुरुआत में बहिष्करणकारी प्रतीत हो सकती है, उचित सुरक्षा उपायों के माध्यम से क्रियान्वयन में संवैधानिक रूप से अनुपालन योग्य बनाई जा सकती है। और वर्तमान मामले में चुनाव आयोग द्वारा और इस न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लागू किए गए प्रक्रिया जो है वो सुरक्षा उपायों ने चुनावी निष्पक्षता और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। अंततः अपनाई गई प्रक्रिया में भागीदारी, सुधार और निवारण के लिए कई रास्ते उपलब्ध कराए गए और अतः हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन प्रक्रिया आनुपातिकता की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, अपनाए गए उपाय लक्षित उद्देश्यों से उचित रूप से जुड़े हुए हैं, स्पष्ट रूप से अत्यधिक नहीं हैं और मनमानी रूप से बहिष्करण को रोकने के लिए पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से युक्त हैं। और उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, जितना विश्लेषण किया है जो ऑर्डर में बता रहे हैं, उसके आलोक में हम मानते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि विचाराधीन प्रक्रिया एक वैध और संवैधानिक रूप से आधारित उद्देश्य पर केंद्रित थी, अर्थात मतदाता सूचियों की सटीकता, पूर्णता और अखंडता की बहाली। हम ये भी मानते हैं कि हल की जाने वाली समस्या की प्रकृति, की गई प्रक्रिया के पैमाने और इसके कार्यान्वयन के दौरान शामिल किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए उपायों को लक्षित उद्देश्य के अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं, यानी क्लीन चिट है। बिल्कुल राजीव, क्लीन चिट है, एकदम क्लीन चिट दी है। और ये भी कह रहे हैं कि हम आगे यह भी मानते हैं कि जिस समस्या को हल करने की कोशिश की गई है उसकी प्रकृति को देखते हुए इस प्रक्रिया का पैमाना और इसे लागू करते समय किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपनाए गए तरीकों को उस उद्देश्य के अनुपात में ही माना जाना चाहिए जिसे हासिल करने की कोशिश की गई है। जैसा कि पहले बताया गया, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य आपत्तियां मूल रूप से 3 थीं।
पहली ये कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं उन्हें नागरिकता का अनुमान प्राप्त है और इस अनुमान को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाए। दूसरा यह कि मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21(1) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। तीसरा यह कि मतदाताओं की गणना के लिए आयोग द्वारा निर्धारित आधार विशेष रूप से पहले स्वीकार किए गए दस्तावेजों को बाहर रखना मनमाना था और इसका कोई औचित्य नहीं था। इन दलीलों का विश्लेषण करते हुए हमने इस न्यायालय के लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए फैसले पर भी विस्तार से विचार किया है। इस विचार विमर्श के बाद हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि किसी गहन सत्यापन प्रक्रिया को शुरू करने से ही सबूत के आवश्यक मानक में कोई बदलाव आ जाता है जो कानून की नज़र में अनुमेय ना हो। ऐसी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से सहायक दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कहना उस पूर्व धारणा का खंडन करना नहीं माना जा सकता, बल्कि उस प्रक्रियात्मक तंत्र को दर्शाता है जिसके माध्यम से आयोग मौजूदा प्रविष्टियों की पुष्टि करना चाहता है या जहां आवश्यक हो उनमें सुधार करना चाहता है। यह पूर्व धारणा बनी रहती है लेकिन इस सत्यापन की संभावना को समाप्त नहीं करती। यह भी महत्वपूर्ण है कि लाल बाबू हुसैन मामले में इस न्यायालय ने यह नहीं माना था कि मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि से जुड़ी पूर्व धारणा अखंडनीय होती है। इसके विपरीत ऐसी पूर्व धारणा को मान्यता देने का अर्थ ही यह है कि यह उचित और समुचित जांच के आधार पर इसे बदला या हटाया जा सकता है। यानी 2 जनों की खंडपीठ ने 3 जनों की खंडपीठ के फैसले को बदल दिया राजीव जी, जो कि अभी थोड़े दिनों पहले जो था वो जस्टिस नागरत्ना जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले में टिप्पणी की थी। इस फैसले में जिस बात पर जोर दिया गया था वह यह थी कि ऐसी पूर्व धारणा को हटाने या बदलने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन होना चाहिए। यह फैसला ऐसी किसी प्रक्रिया के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लाल बाबू हुसैन मामले में इस न्यायालय ने यह नहीं माना था कि मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से जुड़ा अनुमान अकाट्य होता है। इसके विपरीत ऐसे अनुमान को मान्यता देने का ही यह निहितार्थ है कि उचित और समुचित जांच के आधार पर इसे बदला जा सकता है। इस निर्णय में जिस बात पर जोर दिया गया था वह यह था कि इस तरह के बदलाव की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता यह ऐसी किसी प्रक्रिया के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त नहीं करती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि कानूनी ढांचा इस बात की अनुमति नहीं देता कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के सीधे किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कोई नाम हटा दिया जाए। रूल 21(1) के संबंध में भी विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा के बाद हमारा यह मत है कि समग्र रूप से देखने पर SIR दिशा निर्देशों के पीछे की योजना यह दर्शाती है कि 1960 के नियमों के रूल 21(1) में निहित सुरक्षा उपायों को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें एक व्यापक और व्यवस्थित संशोधन ढांचे के भीतर समाहित कर लिया गया है। और ठीक 1960 के नियमों के रूल 21(1) के आवश्यक तत्व अर्थात संदेह की पहचान, ऐसे मामलों का प्रकाशन, संबंधित मतदाता को नोटिस और आपत्तियों पर विचार करने के बाद निर्णय SIR प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में परिलक्षित होते हैं। इसका औपचारिक ढांचा भले ही अलग हो लेकिन इसका मूल तत्व जस का तस बना रहता है। विशेष रूप से रूल 21(1) में जिस तरह से किसी नाम को हटाने की प्रक्रिया को एक अलग किसी खास घटना से जुड़ी प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है, SIR के फ्रेमवर्क के तहत उसे कई अलग अलग चरणों में बांटा गया है। इसकी शुरुआत नामों की गिनती से होती है, उसके बाद नामों की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाती है और आखिर में दावों आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी आखिरी चरण में जाकर सुरक्षा से जुड़े सभी उपाय पूरी तरह से लागू होते हैं। वोटर को नोटिस भेजा जाता है, जहां भी कोई शक होता है वहां जांच पड़ताल की जाती है और फिर सोच समझकर कोई फैसला किया जाता है। 1960 के नियमों के रूल 21(1) के तहत यह जरूरी है कि वोटर को अपनी बात रखने का एक उचित मौका दिया जाए। इस तरह जरूरी शर्त इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाती है। आगे कहते हैं कि यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कानूनी फ्रेमवर्क में नाम हटाने से जुड़ी सभी स्थितियों के लिए कोई एक जैसा या बहुत सख्त तरीका तय नहीं किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि जो भी कार्रवाई हो वह पूरी तरह से निष्पक्ष हो। SIR के दिशा निर्देशों में नोटिस भेजना, जानकारी को सार्वजनिक करना, जहां भी कोई शक हो वहां अलग से जांच करना, सोच समझकर फैसला सुनाना और अपील करने का अधिकार देना, ये सभी बातें शामिल हैं। ये सभी शर्तें पूरी करती है। अगर हम 1960 के नियमों के रूल 21(1) की व्याख्या करें कि नाम हटाने की प्रक्रिया चाहे जैसी भी हो उसके सबसे पहले चरण में ही सभी को एक जैसा नोटिस भेजना जरूरी है, तो यह इस नियम की बहुत ही संकीर्ण और गलत व्याख्या होगी। इसलिए हमारी यह सोच समझकर बनी राय है कि SIR के तहत नाम हटाने के लिए जो प्रक्रिया तय की गई है उसे 1960 के नियमों के रूल 21(a) में बताई गई प्रक्रिया के विपरीत या उससे अलग नहीं किया जा सकता। नोटिस भेजने, सुनवाई करने जैसे सुरक्षा से जुड़े उपाय असल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और नाम हटाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी दायरे के अंदर ही रहती है। हमने आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजीकरण व्यवस्था के संबंध में उठाई गई चुनौती पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया है। यह चुनौती मूल रूप से केवल निर्धारित दस्तावेजों की प्रकृति पर ही नहीं बल्कि गहन सत्यापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दस्तावेजीकरण का ढांचा तैयार करने के आयोग के अधिकार पर केंद्रित है।
हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्धारण मनमाना है या उसका कोई तार्किक आधार नहीं है। किसी भी सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचे का होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में दस्तावेजों का एक समूह निर्धारित करने का उद्देश्य प्रशासनिक एकरूपता और साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह से बिना किसी दिशा निर्देश के या केवल व्यक्तिगत विवेक पर छोड़ देना ना तो व्यवहारिक है, ना ही वांछनीय। यह सच है कि मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म 6 दस्तावेजों का एक ढांचा तय करता है। हालांकि यह ढांचा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(2) के तहत सोची गई संशोधन प्रक्रिया के हिसाब से बनाया गया है और हो सकता है कि हर स्थिति में यह मौजूदा प्रकृति के किसी भी काम पर यानी धारा 21(3) के तहत SIR पर हूबहू लागू ना हो पाए। इसलिए आयोग के पास कुछ हद तक ऐसी बची हुई शक्ति होती है जिससे वह किसी विशेष और गहन संशोधन की ज़रूरतों के हिसाब से दस्तावेजों का एक उचित ढांचा तैयार कर सके। यानी दस्तावेजों को तैयार करने की भी जो है शक्ति दे दी गई चुनाव आयोग को, अब संसद की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसी शक्ति असीमित नहीं होती। ऐसा ढांचा बनाते समय आयोग को मौजूदा कानूनी व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए और उससे कोई भी विचलन होने पर उसका एक तार्किक संबंध उन लक्ष्यों से होना चाहिए जिन्हें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए दस्तावेजों की व्यवस्था बनाते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके लिए कानूनी ढांचे से मदद लेनी चाहिए और जहां ज़रूरी हो वहां उसमें बदलाव भी करना चाहिए ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा हो सके। मौजूदा मामले में दस्तावेजों के ढांचे के विकास से पता चलता है कि दस्तावेजों की जो सूची दी गई है वह उन चीज़ों का संकेत है जो आमतौर पर मतदाताओं के पास उपलब्ध होती हैं। पिछली प्रक्रियाओं की तुलना में सूची का विस्तार यह भी दिखाता है कि स्वीकार्य सबूतों की सीमा को सीमित करने के बजाय उसे और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए यह तर्क की यह व्यवस्था किसी को बाहर करने वाली है तब तक स्वीकार नहीं है जब तक कि ऐसा कोई ठोस सबूत ना हो जिससे साबित हो सके कि निर्धारित दस्तावेज अपने स्वभाव के कारण ही लोगों की पहुंच से बाहर हैं। 1 करोड़ लोगों के नाम तमिलनाडु में बाहर हो गए, इससे समझ में नहीं आया। 90 लाख लोगों के नाम बिहार में बंगाल में बाहर हो गए, समझ में नहीं आया। 65 लाख लोगों के नाम बिहार में बाहर हो गए, समझ में नहीं आया। 2 करोड़ लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में हो गए, समझ में नहीं आया। अभी भी जो है मीलॉट को जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि दस्तावेजों की जो सूची दी गई है वह उन चीज़ों का संकेत है कि जो आमतौर पर मतदाताओं के पास उपलब्ध होती हैं। और पिछली प्रक्रियाओं की तुलना में सूची का विस्तार भी ये दिखाता है कि स्वीकार सबूतों की सीमा को सीमित करने के बजाय उसे और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। यानी ये सब कुछ होने के बाद 10 करोड़ लोगों के नाम लगभग बाहर हो गए सिर्फ 12 राज्यों में ही। और जज साहब कह रहे हैं, तर्क मतलब आदेश दे रहे हैं कि इसलिए यह तर्क की यह व्यवस्था किसी को बाहर करने वाली है तब तक स्वीकार नहीं है जब तक कि ऐसा कोई ठोस सबूत ना हो जिससे यह साबित हो सके कि निर्धारित दस्तावेज अपने स्वभाव के कारण ही लोगों की पहुंच से बाहर है। थोड़ा इसको और विस्तार से बताता हूं दोस्तों। अब फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है। फैसले में क्या कुछ है आपके सामने रखते हैं हम। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची, जस्टिस जॉय माल्या बागची, ये 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। 11वां महीना चल रहा है और अब फैसले की घड़ी, फैसला सुनाया जा रहा है। फैसले में कहा गया है, पहले आप सुन चुके, अमलेंदु जी ने बहुत सारी बातें बताई और यहां कहा जा रहा है कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां मूलतः 3 प्रकार की थीं। पहली आपत्ति यह थी कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज है उन्हें नागरिकता का अनुमानित अधिकार प्राप्त है और इस अनुमान को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से हटाया नहीं जा सकता। दूसरा था यहां पर कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम की धारा 21(1) के तहत 21(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। और तीसरा कि मतदाताओं की मतगणना के लिए आयोग द्वारा निर्धारित आधार विशेष रूप से पहले से स्वीकृत दस्तावेजों को बाहर करना मनमाना और उचित औचित्य के बिना था। मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि इन दलीलों का विश्लेषण करते हुए हमने लाल बाबू हुसैन मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी गहन विचार किया है। इस विचार के आधार पर हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि गहन सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने से ही साक्ष्य के आवश्यक मानक में कानून अस्वीकार्य परिवर्तन होता है।
इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से सहायक सामग्री प्रस्तुत करने का आह्वान करना अनुमान का खंडन नहीं है, बल्कि ये उस प्रक्रियात्मक तंत्र को दर्शाता है जिसके माध्यम से आयोग मौजूदा प्रविष्टियों की पुष्टि करना या जहां आवश्यक हो उन्हें सुधारना चाहता है। अनुमान लागू रहता है, लेकिन यह सत्यापन की संभावना को नकारता नहीं है। यानी लाल बाबू हुसैन मामले में 3 जजों की बेंच का जो फैसला था, उस फैसले पर भी यहां सहमति नहीं जताई गई है 2 जजों की बेंच की तरफ से। अब यहां पर मुख्य न्यायाधीश साहब आगे बोलते हैं, बताते हैं इस ऑर्डर में, इस फैसले में, कि यह भी महत्वपूर्ण है कि लाल बाबू हुसैन मामले में इस न्यायालय ने यह नहीं माना कि मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से जुड़ी धारणा अकाट्य है। इसके विपरीत ऐसी धारणा की मान्यता ही यह दर्शाती है कि उचित और उपयुक्त जांच के आधार पर इसे खारिज किया जा सकता है। निर्णय यानी फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी प्रविष्टि को खारिज करने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता आवश्यक है। यानी ट्रांसपेरेंसी, यहां पर पारदर्शिता, निष्पक्षता, इसकी जरूरत है। ये ऐसी प्रक्रिया के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता नहीं है। इसके बाद सूर्यकांत साहब कहते हैं कि जैसा कि हमने पहले ही कहा है, वैधानिक ढांचा न्यायिक प्रक्रिया के बिना सीधे निष्कर्ष पर पहुंचकर किसी नियम को हटाने का प्रावधान नहीं करता। इसीलिए नियम 21A के संबंध में भी विस्तृत विचार विमर्श के बाद हमारा ये मत है, मानना है कि समग्र रूप से देखने पर एसआईआर दिशा निर्देशों के अंतर्गत आने वाली योजना से ये स्पष्ट होता है कि 1960 के नियम 21A में निहित सुरक्षा उपायों को निरस्त नहीं किया गया है। यानी 1960 के नियमों में 21A का भी पालन यहां एसआईआर में किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, बल्कि उन्हें एक व्यापक और संरचित संशोधन ढांचे में समाहित कर लिया गया है। यानी उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के चुनाव आयोग ने यहां पर पारदर्शिता का काम किया है। 1960 के नियमों के नियम 21A के आवश्यक तत्व अर्थात संदेह की पहचान, ऐसे मामलों का प्रकाशन, संबंधित मतदाता को नोटिस और आपत्तियों पर विचार करने के बाद निर्णय एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में परिलक्षित होते हैं। औपचारिक संरचना भिन्न हो सकती है, लेकिन मूल तत्व अपरिवर्तित रहता है। सूर्यकांत साहब आगे कहते हैं कि विशेष रूप से नियम 21A में जिस विशिष्ट घटना आधारित विलोपन यानी डिलीशन प्रक्रिया का प्रावधान है, वो एसआईआर ढांचे के अंतर्गत कई प्रक्रियात्मक चरणों में विपरीत है, जिसकी शुरुआत गणना से होती है, काउंटिंग से, गिनती से होती है। उसके बाद मसौदा प्रकाशन होता है और अंत में दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया होती है। और इसी अंतिम चरण में पूर्ण सुरक्षा उपाय सक्रिय होते हैं। मतदाता को सूचित किया जाता है, संदेह होने पर पूछताछ की जाती है और तर्क संगत निर्णय लिया जाता है। 1960 के नियम 21 के परंतुक में परिकल्पित कारण बताने का उचित अवसर प्रदान करने की आवश्यकता, ज़रूरत इस प्रक्रिया में पूरी तरह से समाहित हो जाती है। सूर्यकांत साहब आगे लिखते हैं, कहते हैं इस ऑर्डर में कि यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वैधानिक ढांचा सभी मामलों में विलोपन के लिए यानी डिलीशन के लिए एक कठोर या एकल प्रक्रियात्मक प्रारूप जरूरी नहीं करता है, अनिवार्य नहीं करता है। ये निष्पक्षता पर बल देता है। एसआईआर दिशा निर्देश जिसमें नोटिस, प्रकाशन, संदेह के मामलों में व्यक्तिगत जांच, तर्कसंगत आदेश और अपील का अधिकार शामिल है और इस आवश्यकता को पूरा करते हैं। यानी इस एसआईआर में ये सब कुछ है। जितने भी यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताए हैं कि किसी का नाम काट दिया गया, कुछ और हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिलॉर्ड कह रहे हैं। 1960 के नियमों के नियम 21A की व्याख्या इस प्रकार करना कि प्रक्रिया की संरचना चाहे जो भी हो, पहले चरण में ही एक समान पूर्व निर्णय नोटिस अनिवार्य है। इस प्रावधान को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक तरीके से पढ़ना होगा। इसलिए हमारा ये मत है
कि SIR के तहत निर्धारित विलोपन ढांचा 1960 के नियमों के नियम 21 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ असंगत नहीं है। नोटिस और सुनवाई के सुरक्षा उपाय मूल रूप से संरक्षित हैं और विलोपन की प्रक्रिया वैधानिक जनादेश के दायरे में बनी रहती है। मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजीकरण व्यवस्था के संबंध में उठाई गई चुनौती पर भी गहन विचार किया है और ये चुनौती मूलतः निर्धारित दस्तावेजों की प्रकृति पर ही नहीं बल्कि गहन सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेजीकरण ढांचा तैयार करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर भी केंद्रित है। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसी व्यवस्था का निर्धारण मनमाना या तर्कहीन है। किसी भी सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक संरचित सुरक्षित ढांचे की आवश्यकता होती है और इस संदर्भ में दस्तावेजों का एक समूह निर्धारित करने का उद्देश्य प्रशासनिक एकरूपता और साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह से अनियंत्रित या व्यक्तिपरक छोड़ देना न तो व्यवहारिक है और न ही वांछनीय है। यहां कह रहे हैं यह सत्य है कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र 6 में दस्तावेजीकरण का एक ढांचा दिया गया है, फॉर्म 6 जिसको कहते हैं, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण होता है। आप अगर नए मतदाता हैं तो फॉर्म 6 आप भरते हैं। हालांकि यह ढांचा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(2) के यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(2) के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्रक्रिया के अनुरूप बनाया गया है। 1960 का यह मतदाता सूची में नाम आए यानी फॉर्म 6 और सभी परिस्थितियों के वर्तमान प्रकृति की प्रक्रिया अर्थात धारा 21(3) के अंतर्गत SIR पर इसका शाब्दिक अनुप्रयोग संभव नहीं है। SIR में इसका शाब्दिक अनुप्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग के पास विशेष और गहन पुनरीक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त दस्तावेजीकरण ढांचा तैयार करने का कुछ अधिकार सुरक्षित है। यानी कौन सा जो दस्तावेज हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, इसके लिए क्या नियम बनाया जाए, ये सब कुछ जो है ये चुनाव आयोग के पास है। इसके लिए संसद की जरूरत नहीं है, यहां साफ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये लिखा नहीं है लेकिन इससे वो उस बात का खुलासा होता है कि यहां संसद की जरूरत नहीं है, नियम चुनाव आयोग बनाएगा। हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है। ऐसा ढांचा तैयार करते समय चुनाव आयोग को मौजूदा वैधानिक योजना का ध्यान रखना होगा और उससे किसी भी प्रकार का विचलन वांछित उद्देश्यों के साथ तर्कसंगत रूप से जुड़ा होना चाहिए। मतलब आपने छूट दे दी लेकिन थोड़ा ध्यान रखना जी, आप जा रहे हो, कूद रहे हो ना, दौड़ रहे हो ना, उसको 2 थप्पड़ लगा रहे हो ना, मारना, लेकिन उसके बाद तीसरा मारने से पहले सोचना, यह कहा जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त साहब लिख रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं, अतः दस्तावेजीकरण व्यवस्था का निर्णय करते समय मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि अतः दस्तावेजीकरण व्यवस्था का निर्माण करते समय वैधानिक ढांचे से प्रेरणा लेते हुए आवश्यकता अनुसार उसमें अनुकूलन करना आवश्यक है ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की प्रभावी ढंग से पूर्ति हो सके। वर्तमान मामले के दस्तावेजीकरण ढांचे का विकास ये दर्शाता है कि दस्तावेजों की सूची मतदाताओं को सामान्यतः उपलब्ध सामग्री का संकेत देती है। पूर्व के एक्सरसाइजेज जो हैं पहले के यानी पूर्व के अभ्यासों की तुलना में सूची का विस्तार स्वीकार्य प्रमाणों की सीमा को सीमित करने के बजाय उसे व्यापक बनाने का प्रयास दर्शाता है। इसीलिए यह तर्क कि यह व्यवस्था बहिष्करणकारी है यानी इसका विरोध होना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए, तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि यह सिद्ध करने वाली सामग्री न हो कि निर्धारित दस्तावेज अपनी प्रकृति के कारण ही उपलब्ध है। उसके बाद विस्तृत विचार विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत वैधानिक आवश्यकता को देखते हुए चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने या उसमें संशोधन करने के दौरान नागरिकता से संबंधित प्रश्नों की जांच करने के लिए निस्संदेह अधिकृत है। यानी चुनाव आयोग आपकी नागरिकता जांच करने के लिए भी वो अधिकृत है। ये तमाम बातों, दलीलों,
कानूनों इन सब के आधार पर मुख्य जो सीजेआई साहब हैं, न्यायाधीश साहब हैं, मुख्य न्यायाधीश साहब जो हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है आपकी नागरिकता जांच कर सकता है। हालांकि ऐसी जांच केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने या न करने के सीमित दृष्टिकोण से ही की जा सकती है और मतदाता सूची में पहले से मौजूद मतदाता के पक्ष में लागू अनुमान को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसी सीमित वैधानिक दायरे में चुनाव आयोग अपने समक्ष मौजूद सामग्री का मूल्यांकन चुनावी उद्देश्यों तक सीमित निर्णय लेने के लिए करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जांच कानून के अनुसार या प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की सीमाओं के भीतर की जाए। हम ये कहने में संकोच नहीं करते हैं, मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयोग बहुत ध्यान नाम में आ रहा है। इतनी बार ज्ञानेश कुमार गुप्ता का नाम ले चुका हूं, हाँ, तो सूर्यकांत जी का भी तो नाम रट ही चुका हूं, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत साहब कहते हैं कि हम ये कहने में संकोच नहीं करते हैं कि ये आकलन अनिवार्य रूप से प्रथम दृष्टया और प्रासंगिक है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से विश्वास नहीं होता है या संदेह उत्पन्न होता है तो चुनाव आयोग को नामांकन अस्वीकार करने या कानून के अनुसार ही नाम हटाने की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। हालांकि ऐसी कार्रवाई को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। ये केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए चुनाव आयोग की इस बात से संतुष्ट न होने की स्थिति को दर्शाता है कि वैधानिक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और इसके बाद नागरिकता निर्धारण का प्रभाव सीमित होता है। यह मतदाता सूची में शामिल होने के व्यक्ति के अधिकार और इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के उसके अधिकार को प्रभावित करता है। हालांकि यह व्यक्ति के नागरिकता के दावे को समाप्त नहीं करता है, न ही ये नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रश्न के निर्णय को रोकता है। इसके अलावा अगर चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करता है तो चुनाव आयोग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को कानून के अनुसार निर्णय हेतु केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास भेजे। चुनाव आयोग का निर्णय चुनावी उद्देश्यों तक ही सीमित होने के कारण नागरिकता के प्रश्न पर अंतिम नहीं होगा। यानी चुनाव आयोग किसी को की नागरिकता न खारिज कर सकता है न नागरिकता दे सकता है, लेकिन वो नागरिकता की जांच जो लिस्ट है सूची में आने के वक्त कर सकता है। मगर अगर वो जांच में पाया जाता है कि वो इस देश का नागरिक नहीं है तब भी वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो इसको जो प्राधिकारी हैं, जो मुख्य यानी गृह मंत्रालय को ये केस सौंप सकता है और इस आधार पर किया गया किसी भी विलोपन इसीलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय के परिणाम के अधीन रहेगा। और सूर्यकांत साहब, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र प्रकृति की है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन नहीं करती है, बल्कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य उन लक्ष्यों को, उन टारगेट्स को आगे बढ़ाना है जिनकी रक्षा संवैधानिक ढांचा करता है। विवादित प्रक्रिया आनुपातिकता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। अपनाए गए उपाय लक्षित उद्देश्यों से उचित रूप से जुड़े हुए हैं, स्पष्ट रूप से यानी साफ तौर पर अत्यधिक नहीं हैं और मनमानी से बहिष्कार को रोकने के लिए पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यह प्रक्रिया एक वैध और संवैधानिक रूप से आधारित उद्देश्य पर केंद्रित थी, अर्थात मतदाता सूचियों की सटीकता, पूर्णता और अखंडता की बहाली। यानी साफ साफ ये बता रहे हैं कि ये संवैधानिक तौर पर एसआईआर सही है। समस्या की प्रकृति, किए गए व्यापक कार्य और कार्यान्वयन के दौरान अपनाए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए उपाय लक्षित उद्देश्यों के अनुपातहीन नहीं कहे जा सकते। यानी उन्होंने सही किया है काम। यद्यपि मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वैधता की धारणा उत्पन्न होती है,
लेकिन यह धारणा खंडनीय है और इसे चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण करने की शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जा सकता। लाल बाबू हुसैन मामले का निर्णय विपरीत निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य नहीं करता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पात्रता कार्रवाई के संदर्भ तक सीमित है और संवैधानिक जनादेश के तहत किए गए एक व्यवस्थित वैधानिक अभ्यास पर लागू नहीं होता है। विवादित प्रक्रिया के तहत की गई प्रविष्टियों को 1960 के नियमों के नियम 21A के तहत निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। नोटिस और सुनवाई के सुरक्षा उपाय मूल रूप से संरक्षित हैं और चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया वैधानिक जनादेश के दायरे में ही हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रलेखन व्यवस्था उसके संवैधानिक जनादेश के अनुपालन में किया गया प्रशासनिक विवेकाधिकार है। दस्तावेजों का वर्गीकरण, जिसमें आधार कार्ड के अलावा कुछ श्रेणियों को शामिल न करना भी शामिल है, जिसे इस न्यायालय के 8 सितंबर 2025 के आदेशों द्वारा शामिल करने का निर्देश दिया गया था, यानी आधार कार्ड को बाकी दस्तावेजों के साथ जोड़ने का। मतदाता सूचियों की अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीधे तौर पर संबंधित सुबोध मानदंडों पर आधारित है। इसीलिए हमारा मानना है कि कार्यान्वयन में जो है ये है जो ढांचा पूरा का पूरा SIR का वो वैधानिक योजना के अनुरूप है और चुनाव आयोग को अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता सुनिश्चित करने के सीमित उद्देश्यों से नागरिकता संबंधित सार्थक जांच करने का अधिकार है। ऐसी जांच कड़े अर्थों में नागरिकता का निर्धारण नहीं है और इसके तहत की गई कोई भी कार्रवाई केवल चुनावी परिणामों तक ही सीमित है। यहां पर यह बात लेकिन अंडरलाइन करने वाली है कि अगर जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि किसी का नाम वहां से कट गया तो आप यहाँ के नागरिक नहीं है, आपको बाहर फेंक दो, ये नहीं कर सकते। डिटेंशन सेंटर बन गया, वहां 9 लोगों को अब तक भेजा जा चुका है। हाँ, भेजा जा चुका है, ये नहीं है। यहाँ साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी का नाम उसमें नहीं आया है और चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं ये वैधानिक जो दस्तावेज है वो दस्तावेज नहीं दे पाया है और इसलिए इसका नाम सूची में मतदाता सूची से हटाना जोड़ना ये इतना ही चुनाव आयोग का काम है। लेकिन यह निर्धारण करना, यह सुनिश्चित करना कि वो इस देश का नागरिक नहीं है, यह नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, इसको रेखांकित कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस निर्धारण का परिणाम भी तदनुसार सीमित है, यानी ये मतदाता सूची में शामिल होने के व्यक्ति के अधिकार और इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार को प्रभावित करता है। हालांकि ये व्यक्ति को नागरिकता के दावे से वंचित नहीं करता है और न ही नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रश्न के निर्धारण को रोकता है। अगर चुनाव आयोग को ये संतुष्टि नहीं होती है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करता है, तो चुनाव आयोग के लिए ये अनिवार्य होगा कि वो ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास विधिवत निर्णय हेतु भेजे। चूंकि चुनाव आयोग का निर्णय केवल चुनावी उद्देश्यों तक सीमित है, इसीलिए नागरिकता के प्रश्न पर इसे अंतिम नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर की गई कोई भी नाम हटाने की प्रक्रिया उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय के परिणाम के अधीन रहेगी। तदनुसार हम उन व्यक्तियों के संबंध में एक और निर्देश जारी करते हैं, यहां कह रहे हैं, जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची से इस आधार पर हटा दिए गए हैं कि चुनाव आयोग की राय में वे नागरिक नहीं हैं। चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वो ऐसे मामलों को 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को उनकी नागरिकता के दावों को के निर्धारण के लिए भेजे। जिनके नाम 2003 की सूची में नहीं थे उनको और इसमें भी शामिल नहीं किए गए हैं, उनके नाम सक्षम प्राधिकारी को उनके नागरिकता के दावों के निर्धारण के लिए भेजे। सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा और संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देने और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अगली विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव जो भी पहले हो
से पहले प्रक्रिया पूरी करेगा। अगर सक्षम प्राधिकारी यानी नागरिकता प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी यह मानता है कि हटाए गए व्यक्ति नागरिक हैं तो उनके नाम मतदाता सूची में तत्काल बहाल कर दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त बिहार में रहने वाले वे सभी व्यक्ति जिनके नाम अनुपस्थिति के आधार पर गलत तरीके से हटा दिए गए हों लेकिन जो राज्य में निवास करते हों वो भी चुनाव अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के हकदार होंगे। यानी ऐसे लोग जिनका नाम हटा दिया गया है वो नाम अब जुड़वा सकते हैं। हो गया, चुनाव हो गया तो जुड़वा देंगे। अब क्या है, ऐसे अभ्यावेदनों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा। ये कहा गया है। ये पूरा का पूरा निर्णय जो है वो आपके सामने हम रख रहे थे, ये फैसला आपके सामने रख रहे थे। इस फैसले में 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम लोग आपको जरा फटाफट बता देते हैं। जो एक महत्वपूर्ण है वो ये कि लाल बाबू हुसैन का मामला जिसका जिक्र यहाँ पे आ रहा था, उस मामले को सीधे तौर पर नहीं लेकिन दूसरे हिसाब से इसको खारिज कर दिया गया है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, उसको एक तरह से राजीव जी ओवरपास कर दिया गया है, खारिज भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन उसको माना मतलब उसको नहीं माना है, ये कह दिया है कि उस मामले का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो एक इंडिविजुअल, हाँ, वो इंडिविजुअल इसको मान लिया है। जबकि उसमें स्पष्ट था, हम लोगों ने बताया भी थी क्या था। जो लाल बाबू हुसैन के मामले में राजीव जी आदेश में बातें कही गई हैं, वो एक तो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि किसी गहन सत्यापन प्रक्रिया को शुरू करने मात्र से ही सबूत के आवश्यक मानक में ऐसा कोई बदलाव आ जाता है जो कानून की नज़र में अनुमेय ना हो। ऐसी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से सहायक दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कहना उस प्रिजम्पशन का खंडन करना नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उस प्रक्रियात्मक तंत्र को दर्शाता है जिसके माध्यम से आयोग मौजूदा प्रविष्टियों की पुष्टि करना चाहता है या जहां आवश्यक हो सुधार करना चाहता है। यह पूर्व धारणा बनी रहती है लेकिन ये सत्यापन की संभावना को कम नहीं करती। दूसरा, जो इस लाल बाबू हुसैन मामले के संबंध में इस न्यायालय ने यह नहीं माना कि मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि से जुड़ी पूर्व धारणा अखंडनीय होती है। इसके विपरीत ऐसी पूर्व धारणा को मान्यता देने का अर्थ ही यह है कि एक उचित और समुचित जांच के आधार पर